नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका ऑफ द रिकॉर्ड में बहुत स्वागत करता हूं। इस बार का जो हफ्ता था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी संसद में बदले बदले से नजर आए, अपनी शर्तों पर डटे रहे और आखिर में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें सरकार को बार बार जम के घेरा और सरकार ने भी उनकी फजीहत करने या उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस पिछले हफ्ते का जो बजट सत्र था बहुत हंगामाखेज था और लोगों ने बहुत उसको देखा, सुना, समझा। बजट सत्र की और क्या खास बातें थी और राहुल गांधी के नए अंदाज और सरकार के ने जिस तरीके से उनको डिफेंड किया और जिस तरीके से पीछे होकर आगे आक्रमण किया, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी हैं। वीरेंद्र तिवारी जी हैं और हमारे वरिष्ठ संजीव आचार्य जी हैं। संजीव भाई, क्या लगा इस बार का जो बजट सत्र था, जो बजट सत्र का पहला सत्र था, मतलब पहला पार्ट था जो अब खत्म हो गया है, होली के बाद फिर दोबारा शुरू होगा, उसमें राहुल गांधी एकदम बदले बदले से नजर आए और खूब आक्रामक अंदाज में नजर आए। तो राहुल गांधी अचानक बदल गए या उन्होंने कोई खास मुद्दा पकड़ लिया जिसको लेकर इतनी दूर तक आए? नहीं, राहुल गांधी बदलाव तो खैर राजनीति में धीरे धीरे अनुभव के साथ आता ही है और उनमें भी आ रहा है। लेकिन इस बार वो आक्रामक इसलिए थे कि दो तीन ऐसे मुद्दे थे जिस पे सरकार थोड़ी सी डिफेंसिव थी। जैसे अमेरिकन ट्रेड डील, उस पे जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में लगातार ये देखा जा रहा था कि ट्रंप जो है वो भारत सरकार को या भारत प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के प्रयास करते रहे लगातार, और ये हम भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय से देखते आ रहे हैं। और इस समय उन्होंने अभी जब ट्रेड डील के लिए जिस तरीके का प्रेशर इस्तेमाल किया टैरिफ के लिए, और उसमें जो समझौते किए गए कि अब आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो वो ऐसी जो तमाम चीज़ें थी किसानों के लिए, जैसे उसमें कुछ मुद्दे हैं ऐसे कि यहाँ का हमारा मार्केट जो है वो अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका कि बड़ा विरोध हो रहा है क्योंकि उसके व्यापक दूरगामी परिणाम होंगे। मैंने अमेरिका ने डिक्टेट किया पूरा कि ऐसा डील ऐसी होगी। हाँ, और लकीली वो उसी वक्त सामने आई जब पार्लियामेंट यहाँ चल रही थी। तो इसलिए विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी ने उस अमेरिकन ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े करे, और फिर चूंकि वो उसके साथ ही वो पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब जो है उसके माध्यम से उन्होंने इनकी सरकार की जो रक्षा नीति है उसके ऊपर बड़ा हमला किया कि चीन किस तरीके से आपके अंदर तक घुस आया था या कहाँ तक क्या क्या हुआ, वो सारे खुलासे उस किताब के माध्यम से किए। सरकार इस बार डिफेंसिव दिखी और उस मुद्दे को डिरेल करने के लिए तमाम वो चीज़ें करी गई जो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। पहली बार मैंने भी संसद 30 साल कवर करी है और ये पहला मौका था जबकि बजट के अभिभाषण प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री बोले ही नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री बोलते हैं और विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। मतलब एक जो सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला ही नहीं, और उस पर तर्क दिया ओम बिरला ने कि साहब उनके खिलाफ जो है महिला सांसद कुछ उत्पात कर सकती थी। ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। किया। वीरेंद्र भाई, आप क्या कहोगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वो पूरा भाषण में समेटा, पहले तो उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला था, मगर जब मौका मिला तो बोले, तो फिर वो खूब जमकर बोले। निश्चित तौर से मैं भी मैंने फिर से सुना जब अपनी ये बात हुई कि हमें इस मुद्दे पे बात करें, तो मैं फिर से उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। राहुल गांधी का भाषण, यस, मैं उनको फिर से सुन रहा था। बहुत सुना गया भाषण है, बहुत सुना गया, और बहुत ही मुझे पहली बार लगा कि बहुत ही वो एक भले बजट सत्र का भाषण था, भले बार बार भाजपा ये बोलती रही कि नहीं आप बजट सत्र पर बोलिए, बजट सत्र पर बोलिए, लेकिन वो जिस प्रकार से ग्लोबल चीज़ों को ला रहे थे, जो हो सकता है देश भी चाह रहा था कि सुनना चाह रहे हो, देश के युवा सुनना चाह रहे हों या बुद्धिजीवी वर्ग सुनना चाह रहे हो, तो बहुत ही टू द पॉइंट बोले। वो किस प्रकार से एआई डेटा से लेके और किस प्रकार से आपको ट्रेड डील के साथ बैठना था उस चीज़ पे बोले, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपने भारत माता को बेच दिया है। ये बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा आरोप था, ऐसा आरोप किसी ने लगाया इस नहीं टाइप इससे का। तो पहले। मतलब वो आक्रामकता भी दिखी, और उनके पास मुझे लग रहा है कुछ कन्विंसिंग जो तथ्य थे वो जरूर देखे कि आपको डेटा पे बात करनी थी। हमारा एक 1.4 बिलियन डेटा था आपका, और एआई के लिए पूरा डेटा ही जरूरत पड़ती है। आपने क्यों उस चीज़ को आगे नहीं रखा जब और आपने सरेंडर कर दिया एक तरीके से। तो उस चीज़ पर मुझे तो ठीक ठाक लगा उनका उस समय भाषण। भले ही ये अलग हो कि उनने महंगाई पर बहुत ज़्यादा वो बात नहीं कर पाए, लेकिन एआई के थ्रू वो युवाओं की नौकरी पर जरूर उन्होंने थोड़ा सा टच किया था जी। मगर निश्चित ही ये जो और जो नरवणी की किताब थी, उससे लगा कि इतने दिन तक जब संसद नहीं चली तो ऐसा लगा कि पूरा मुद्दा, पूरा संसद का पहला सत्र, जो बजट सत्र का पहला पार्ट है, इस नरवणी की किताब की भेंट चढ़ जाएगा। अचानक ऐसी सरकार ने जो जिस तरीके से उन्होंने किताब का पहली बार जिक्र करना शुरू किया और फिर रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से उसको डिफेंड किया, मैंने उसका विरोध किया, और फिर अमित शाह खड़े हुए, तो उसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप?
देखो वो आप किताब पब्लिश हुई है या नहीं हुई, ये भी बड़ा रहस्य है, क्योंकि पेंगुइन वालों ने खंडन किया है। और जो हम लोग पुराने वीडियो देखे हैं, पेंगुइन ने कहा है कि वो तो अभी तक उसी निगोशिएशन में है रक्षा मंत्रालय के पास कि पब्लिश की जाए या ना की जाए। मगर राहुल गांधी पहले एब्स्ट्रैक्ट लाए, कारवां की मैगजीन की जो रिपोर्ट थी वो लाए, उसके बाद किताब भी लेके आ गए। भाई आप ये देखिए ना कि अमेजन पे बाकायदा उसकी किताब की लिंक मौजूद थी, और खुद नरवणे साहब ने ट्वीट किया था कि मेरी ये किताब आ गई है और ये टाइटल है, उसका फोटो भी छापा था कि आप इसको पढ़िए, अपनी राय दीजिए। तो अब इससे बड़ी बात क्या करेंगे? एक पूर्व सेना अध्यक्ष कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से उस पद पे वो रह के रिटायर हुआ उस, और वो व्यक्ति अगर किताब लिख रहा है और वो किताब छापने के लिए उन्हें बेचने के लिए अमेजन पे आ गई। अब ये एक विषय अलग है कि रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने का मसला था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये कहना सरकार का कि किताब ही नहीं है, ये थोड़ी सी गलत बात लगी, क्योंकि किताब तो है, फोटो किताब ले रहा ही राहुल गांधी संसद में लेके आए बाद में किताब की लेके भी प्रति। आ गया। हाँ, वो लेके आए, उन्होंने कहा ये किताब है मेरे पास, और ये किताब बाकायदा मौजूद है, छपी हुई है। अब चूंकि सरकार इतनी ज़्यादा उस मामले में घिर गई, एक तरफ जो लाल आंखें दिखाने वाली बातें होती थी चीन को, या हम देश झुकने नहीं देंगे, देश बेचने नहीं देंगे, तरह की एक माहौल बना था, वो लगातार उस माहौल का खंडन करता हुआ ये माहौल क्रिएट किया विपक्ष ने, और राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ बात की। और चूंकि अब आप देखिए कि सरकार किस कदर बौखला गई है कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने तक की निशिकांत दुबे के प्रस्ताव जो रखा है, मतलब बार बार आप पहले भी आपने उनकी एक बार सदस्यता खत्म करके उनको फिर से चुनाव लड़ने पर मजबूर करा। राहुल गांधी में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, और उन्होंने इस बार सरकार को मुद्दों पे, तथ्यों के आधार पे जम के घेरा है, और ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे। और ये आप जो, क्योंकि लगातार इस बात से सरकार खंडन करती रही है कि चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं करा, वो अंदर तक नहीं घुसा है, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि ना कोई आया है ना कोई आया था, इस तरह की बातें हुई हैं। ऐसे में तथ्यों के साथ आपका थल सेना अध्यक्ष खुद लिख रहा है कि क्या हुआ, और हमने अनुमति मांगी तो प्रधानमंत्री ने आखिरी में क्या कहा, जो उचित लगे वो करो। तो इससे मालूम पड़ता है कि इतने गंभीर विषय पे जो आरोप लग रहे हैं, अब इसमें कितनी प्रमाणिकता है वो तो बाद में तय होगा जांच में। हाँ, हालांकि वो नरवाणी के हम लोगों ने बाद में जो लगातार जो इंटरव्यू सुने, पुराने इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा, उस किताब से आखिर में बात यही निकल के आई, वो एक इंसिडेंस था जिसमें कि ये सब घटनाक्रम हुआ, जिसमें आपने जिक्र किया कि उन्होंने फ़ोन किए, रिप्लाई नहीं मिला, आखिर में ये रिप्लाई मिला। मगर बाद में नरवाणी ने कहा कि वो चीनी सेना हमारे सीमा में कोई कब्जा नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, माने हैप्पी एंडिंग हुई, मगर बहुत तनाव वाले सीन था, और उसी को लेकर राहुल गांधी इतनी दूर तक गए, और उसी के चलते नरवाणी की किताब का जिक्र हुआ। मैं इसमें सर जोड़ना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट है नरवाणी की किताब को, आपको एक इंसिडेंट याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि जब वो विवाद छिड़ा था, सेना दिल्ली हाँ, तरफ दिल्ली मार्च कूच करने कर वाली गई थी, है। तो मुझे हाँ। हल्की, देखो जब भी इस प्रकार आगरा की से बातें, आगरा। हाँ, जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं, हंगामा निश्चित तौर से बढ़ता है, क्योंकि ये संप्रभुता का मामला अच्छा, होता है वो पूरा। उसमें भी सेनाध्यक्ष इन्वॉल्व थे। यस, जनरल वीके सिंह, जनरल हाँ, वीके वीके सिंह, सिंह। जनरल वीके सिंह आगरा का से ऐसी खबर छपी कि थी, हाँ, एक टुकड़ी मूव कि- कर गई है। हाँ, और दिल्ली की तरफ। मतलब तख्ता पलट के लिए कि हाँ। सेना तख्ता पलट कर देगी सरकार का और काबिज हो जाएगी, बहुत बड़ी मतलब सनसनीखेज हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ी खबर उस समय कोई बिल्कुल, नहीं। कोई नहीं थी, और बिल्कुल बाद में नहीं फिर थी। उसका बड़ा और खंडन ये तक कहा गया, मतलब दिग्विजय सिंह ने भी और लोगों ने संसद में भी उठाए, लोगों ने बात कि वो पार्लियामेंट के आसपास बाकायदा टेप हो रहे थे, पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट को टेप कर रही थी सेना, इस तरह के आरोप भी लगे थे, जो कि बहुत सनसनीखेज था। और वीके सिंह बाद में भाजपा में आ गए, मंत्री बने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुए। हाँ, हाँ। वो पूरा घटनाक्रम जो था, सही आपने कहा, उसी तरीके से ये मामला है। अब चूंकि इस पे सरकार में वही जो आप कुछ पूछ रहे हैं, हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि एक तो ये सरकार इस गफलत में रही कि नरवणे की किताब को कैसे डिफेंड करें ना करें, लगातार उसकी किताबों का अनफोल्ड होता रहा, और एक किस्सा लंबा चल गया। यदि वो राहुल गांधी वहाँ बोल के ख़त्म कर देते तो शायद तक किस्सा लंबा नहीं चलता। और लोग, जानकारों को कहना है कि एक सरकार की गलती यहाँ हो गई, उस किताब को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दिया। दूसरी गलती यहाँ हो गई, जो जैसा आपने कहा कि पहली दफ़ा देखा गया कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए, अपना अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बात नहीं की, और अध्यक्ष जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा खतरा था। है, एकदम सही है। तो ये भी लगता है कि गलत ट्रैक पे चली गई सरकार। बिल्कुल, मतलब इससे देखिए, इससे फिर दिखता है कि आपकी क्या सदन में पकड़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है अब, कि कुछ महिला सांसद इकट्ठे हो जाए, प्रधानमंत्री को अपना भाषण निरस्त करना पड़ता है। तो निश्चित तौर से इस बार का जो मतलब जो सत्र है, मुझे लग रहा है कि इस बार
ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा वो हाँ। विपक्ष का ज़्यादा रहा। जबकि यहाँ पर हम जानते हैं कि वो हाउस के अंदर मार्शल होते हैं, Yes. है ना। मार्शल एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी को किसी से झगड़ने नहीं देते, एक लिमिट से ज़्यादा किसी को बढ़ने नहीं देते। इनफैक्ट जो सदन का नेता होता है उसके भी जो लोग होते हैं वो उसके आसपास किसी को आने, ऐसी यदि कोई ऐसी घटना होती तो फजीहत अपोजिशन की होती कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ऐसा करने की कोशिश की। मगर एक लोकसभा स्पीकर की ऐसी एडवाइस जो बाद में विवाद का विषय बनी, तो निश्चित ही सरकार से इस गलतियां लगातार होती रहीं। ये पहली बार मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के शासन के 12 वर्षों में मेरा मानना है ये पहला ऐसा सत्र था संसद का जिसमें विपक्ष हावी रहा और सरकार बहुत असहज स्थिति में देखी। रक्षा मंत्री का चेहरा देखते हैं आप, मतलब राजनाथ सिंह जो कि अमूमन गुस्सा भी नहीं, वो गुस्से में आ गए, भड़बड़ाने लगे। और हाँ, और गृह मंत्री अमित शाह हो या ओम बिरला पे भी देखिए विपक्ष जो बार बार उंगली उठाता है वो इसलिए क्योंकि उनका रवैया जो है वो एक तरफा दिखाई देने लगता है, बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि वो सत्ता पक्ष के लोगों को की तरफ मुंह करते हैं तो बड़ा हंस के और बड़े उनका स्वागत करते हुए बात करते हैं, इधर मुंह करते हैं तो वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी की एक छवि थी अभी तक की रिलक्टेंट की, वो छवि टूटी है इस संसद सत्र से। और जो आरोप लगता था कि विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं, सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं, मुद्दों पे नहीं घेर पा रहे हैं, इस बार राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वो सरकार को बाकायदा तथ्यों पे, मुद्दों पे बुरी तरीके से उन्होंने घेरा है। और बिल्कुल सही। मुझे तो सर इसमें ये भी लग रहा है कि शायद पक्ष की कमजोर मतलब तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। जिस प्रकार से विपक्ष, सच बता रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंस जो मैं बात कर रहा था कि इस बार सच में वो हावी रहा, विपक्ष एकदम हावी रहा, मुद्दों पे तथ्यात्मक रूप से हावी रहा। और इतना हावी रहा कि अब वो सदन के अंदर कटुता निजी दिखने लगी थी, निजी कटुता दिखने लगी थी, जो जनरली नहीं होती है। अपन देखते हैं कि ठीक है वो करते हैं, बहस कर ले तो बाहर हंसते, वो ऐसा दिखने लगा कि जैसे आपस में भी इन लोगों की दुश्मनी जैसी हो गई हो। ये दिखाती है कि किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे हुई होंगी। वो जो वीडियो बाद में आया था राहुल गांधी जब वो दो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा लेट्स टुगेदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो हाथ छिना के भाग गए। कॉन्फिडेंस देखो ना आप, मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी हैज गेन्ड कॉन्फिडेंस। यस। जो पहले आप देखते थे कि उनकी किसी छवि बनी थी कि आंख मार रहे हैं या ये कर रहे हैं, बाएं चढ़ा रहे पार्लियामेंट में और प्रधानमंत्री के पास चले गए गले मिलने, तो वो सब चीज़ें से लोग सोचते थे कि ये एक राहुल गांधी जो है उसके अंदर विपक्ष का नेता बनने की क्वालिटीज़ नहीं है और वो उस तरीके की गंभीरता के साथ पेश नहीं आ रहे हैं। और वो जिस तरीके से बोलते थे तो वो लोगों को लगता था कि ये मुद्दे कुछ तो भी मुद्दे हैं। अब वो बहुत तैयारी से हैं और मुझे लगता है पिछले 1 साल में उन्होंने मेहनत की है। मुझे लग रहा है इसमें एक चीज़ हम लोग को और देखना होगा कि अब तक पिछले 2 लोकसभाओं में नेता प्रतिपक्ष का कोई पद नहीं होता था, है ना। हाँ, चूंकि वो डेजिग्नेट नहीं किया जाता था क्योंकि संख्या कम होती बल हाँ। नहीं थी। मगर ऐसा कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है जिसके चलते उनको नेता प्रतिपक्ष का पद और एक अथेंटिसिटी मिली है। और राहुल अब धीरे धीरे उस चीज़ से खेलना शुरू कर दिया है, उस चीज़ को गंभीरता दिखा। मगर देखिए फिर वो हुआ जो आपने लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर की है कि इतने समय के बाद लोकसभा इस अध्यक्ष के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आ ही गया है, नोटिस दे ही दिया गया है। और नोटिस देने के बाद जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने सदन में नहीं आने का फैसला किया, और जब जगदम्बिका पाल आए तो जगदम्बिका पाल के आने से हमको लगता है पूरी सिमेट्री बदली है और इसलिए बहुत इंटरेक्टिव हो गया था पूरा सेशन जो आपने सुना हुआ। राहुल गांधी ने कितना उसको, मतलब ये हल्के फुल्के माहौल, संसद की गतिविधि हमने इतने साल 3 दशक कवर किए, ये हल्का फुल्का माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। राहुल ने कहा आप कांग्रेस ही रहे, उन्होंने कहा आप हमारे, इसी में आपका लिहाज कर रहा हूँ। इस पे वो भी हंस के उन्होंने कहा नहीं आप मत करिए, और मैं तो जो मेरी जो आपको एडवाइस दी थी वो आपने मानी नहीं, इसलिए आपकी पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई। वो ठीक है, लेकिन इस बीच में उनको बोलने का मौका मिल गया राहुल गांधी, बिल्कुल, और उन्होंने अपनी बातें रख दी। अभी बड़ी चीज़ ये कि निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से ये, अब आप ये देखिए कि उनको सदस्यता खत्म करने के लिए जो गए, क्योंकि अब क्या हो गया कि वो संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो संवैधानिक होता है, तो उसको आप सामान्य मेंबर की तरह आप कहीं कंडक्ट नहीं कर सकते उनके साथ इस पर रूल। अब उनको हटाने के लिए बाकायदा आपको जैसे इम्पीचमेंट होती है उस टाइप की प्रोसेस पूरी होती है, वो जैसे आपको किसी जज को हटाना है या किसी संवैधानिक प्रमुख को, उसी तरीके से इनको हटाने के लिए उनको बाकायदा पूरा वो कर। तो अब वो जिस तरीके की किताब का और जिस तरह का वर्णन निशिकांत दुबे ने किया, मुझे लगता है कि उस स्तर पर जा करके, और ये राजनीति का जो स्तर है वो हम इंदिरा गांधी के बारे में इस तरह की बातें करना है, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में, बल्कि नरेंद्र मोदी के बारे में भी नहीं करना चाहिए। पक्ष दोनों को इनको ध्यान रखना चाहिए, वो नहीं हुआ। हाँ, इस तरफ से भी मैंने विपक्ष की तरफ से भी कई बार गंभीरता खोई जा रही है।
और सत्ता पक्ष तो भी जब मौका आता है तो फिर बहुत ही आगे बढ़ के उनका नेहरू, उनका गांधी। देखिए सत्ता पक्ष का मैंने देखा है, जब भी राहुल कभी इस प्रकार की बातें शुरू कर देते हैं हाँ, तो उनके तो पास राहुल के खोज छोटे सा कोई बयान शब्द पकड़ के और फिर उन पर पूरा तरीके से ये लोग कोशिश करते हैं। वो टैक्टिक्स अब यहाँ पे यूज किए इन लोगों ने कि भाई इनको फिर से रोका जाए, इनको किसी ना किसी विवाद में फंसा के इनका जो मूल भाषण है उसको डिरेल मतलब किया। हाँ डिरेल मगर कर देखिए दिया। राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत वो मार्शल आर्ट से की थी कि जुजुत्सु में क्या होता है, पहले ग्रिप बनाई जाती है, बहुत अच्छा उदाहरण पहले ग्रिप बनाई जाती है, फिर दांव लगाया जाता है, फिर चित किया जाता है, फिर टैप किया जाता है। तो वो जो अंदाज था तो पूरा वो समझ गए थे कि इस बार मुझे रोकने की बहुत कोशिश होगी और मुझे इसी मार्शल आर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उस पूरे भाषण में या पूरे, क्योंकि भाषण वो ही सुना गया, हालांकि इस बार शशि थरूर को बोलने का मौका मिला। शशि थरूर भी नए अंदाज में नजर आए। नहीं, उनके बीच में बाकायदा खरगे और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। हाँ, और केरल। जो चर्चाएं अफवाहें चल रही थी कि वो बीजेपी जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने भारत का पक्ष सरकार का रखा बाहर, उस पर सारी चीजों पे क्लैरिटी हुई। चूंकि केरल में चुनाव होने, हाँ, कांग्रेस भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती कि इस केरल जैसा चुनाव के पहले एक जाना पहचाना पॉपुलर चेहरे को, पॉपुलर है बहुत, यंग जनरेशन में, महिलाओं में, सब में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। महिलाओं में ज्यादा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी किताबों के कारण भी है। किताबों का कारण है। हाँ। अच्छा देखिए, हाँ, और फिर उनको अभी जो केरल की जो मोहक है। प्रचार अभियान समिति बना है, उसका उनका कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। हाँ। और ये बड़ी बात है, हालांकि वो बेचारे गिर भी गए और पैर भी टड़वा लिया उन्होंने अपना। मैं थोड़ा सा मतलब जैसे सर बता रहे थे कि इस बार राहुल गांधी जो सच में मतलब पहले जो उनके हल्के भाषण होते, इस बार उनका प्रॉपर लीडर ऑफ अपोजिशन का भाषण लगा। हालांकि अभी वो शेडो पीएम के जो भी सारी चीज़ें उसको उनको पाने बड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ एक अच्छा विपक्ष का लीडर कैसा होना चाहिए इस बार के भाषण उसने दिखा है। और यदि वो इसी लाइन लेंथ से खेलते रहे तो हो सकता है कि अच्छा ऑप्शन भी राष्ट्र के सामने पेश कर। पर मुझे एक बात और बताइए, जैसे अभी मैं दिल्ली में ही था तो मैंने देखा कि आपने दिल्ली लंबे समय तक कवर की है। जो प्रधानमंत्री का दफ्तर है अब वो बदल गया है, सेवा तीर्थ हो गया। सेवा तीर्थ हो गया है। पहले जो हुआ करता था साउथ ब्लॉक, प्रसाद अब बाकायदा औपचारिक चढ़ेगा। नहीं पर इसके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, एक जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि वो पूरा इतिहास को बदलना चाहते हैं। चाहे वो योजनाओं के नाम हो, भवन के नाम हो, तमाम नीतियों के नाम हो, रास्तों के नाम हो। हाँ, रास्तों के नाम हो। वो सोचते हैं कि एक लंबे समय से देश पे जो छाप छोड़ दी गई है कॉलोनाइजेशन की, हाँ, तो उसको चेंज, हाँ, वो उन्होंने उसको ये रूप दिया है कि भाई नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, वो जो ब्रिटिशर्स की एक सोच थी और हम उस सोच से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए हमने जो है ये सेवा तीर्थ बनाया है, यहाँ से लोगों की सेवा होगी। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ा खर्च हुआ जिसको लेकर के उंगलियां उठाई गई, क्योंकि 20-30 हज़ार करोड़ रुपए लगा है इस पूरे सिस्टम को बनाने में। सेंट्रल विस्टा है जिससे डेवलपमेंट की, हाँ, एक तरफ हमारे ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है, भारत के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। तो उस स्थिति को देखते हुए या तमाम चीज़ें अभी देश में नहीं है, स्वास्थ्य सेवा ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बुनियादी रूप से बहुत जगह पर अस्पताल नहीं है या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा है, उसके बाद ये इन क्षेत्रों में ज़्यादा पैसा निवेश करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है, जो लोग समझते हैं, ऐसा लोगों को भी मानना है। तो वो उसको लेके लोग आलोचना कर रहे थे अब, लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो लोग याद रखें। आप क्या कहोगे वीरेन भाई, आपने भी दिल्ली में देखा होगा हाँ, कि तो नई नई इमारतें बन रही है, नए पथों के नाम रखे जा रहे हैं। बिल्कुल नाम बदलने क्या से औपनिवेशवाद इतना वो है कि इतना बड़ा बोझ है हमारा कि हम उसको हटाएं? या देखिए सर, हटा दें नहीं हटा दें, देखिए यहाँ पे भी अपने यहाँ पे राजभवन लोक भवन हो गया है ना? भोपाल में भी, हाँ, बिल्कुल, वहाँ सेवा तीर्थ हो गया। जब तक वो सिस्टम जो है, आप सिर्फ नाम बदलने से सब कुछ चीज़ें आपके रातों रात नहीं बदल सकते ना। जो सिस्टम, जो आईएएस लोग हैं, जो उनकी ट्रेनिंग्स है कि कैसे आपको पब्लिक को डील करना है, कैसे पब्लिक हित की योजनाएं बनानी है, कैसे ग्राउंड में योजनाएं बनानी, जो कि हमेशा ये लगा रहता है कि एसी कमरों की योजनाएं बनती हैं, एसी कमरों में योजनाएं होती, वही तो सेवाएं हैं। जब आप ग्राउंड में जाके करोगे तो वो सिस्टम शिफ्ट होने में पूरा का पूरा, उसमें बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत नए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको नए तरीके से ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, तभी वो नाम सार्थक हो गए, वरना सिर्फ नाम बदले हैं और कुछ। अभी नाम बदलने पे मुझे बड़े अच्छी चीज़, एक हंसी मजाक किया, जो विपक्ष ने बड़ा अच्छा एक बयान दिया, और जो मैंने देखा टीवी पे, उन्होंने कहा कि अगर ये विदेशी नामों को हटाना है और विदेशी, आप इनको लग रहा है कि सब विदेशी हटा दो, तो शाह सरनेम भी विदेशी है। अमित शाह को पहले अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि शाह तो ईरान का सरनेम है। उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ का सरनेम ही नहीं है। तो ये नाम बदलना, नीति आयोग, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया, कोई फर्क तो नहीं दिखाई दे रहा उसमें। वही सिस्टम तो बदलना पड़ेगा ना सर, ओवरऑल जो उसके जो डीएनए है। वहाँ तक तो मैं भी सहमत हूँ कि चलो ठीक है, जो मुगल काल के लोगों के नाम पे सड़कें हैं
तो वो उसमें से कई आक्रांता थे और भारतीय संस्कृति पर उन्होंने प्रहार किए अपने अपने तरीके से, तो उनके आप नाम बदल दीजिए दिल्ली में, वो वहाँ तक लोगों को समझ में आती है। अब शहरों के नाम भी आपने बदल दिए, ठीक है, अब लेकिन हर चीज़ बदलने पे आमादा हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ तो वही है ना जो आप कह रहे थे, सिस्टम तो आपका वही है। मगर इस पूरे हफ्ते में जो बड़ी बात निकल के आई है, वो चाहे संसद सत्र के साथ ही हो, वो एक संयोग ही हो सकता है कि जो अमेरिकन ट्रेड डील है वो उसका अनाउंसमेंट हो गया, जिसके लिए लंबे समय से कोशिशें की जा रही थी पिछले 10 महीनों से, और एक बड़ा जिंक्स था जो टूटा। तो आप क्या कहेंगे इस डील से जो भी हुआ, फ़ायदा नाफा नुकसान वो तो आने वाले दिनों में पता लगेंगे, मगर जो ब्रेक थ्रू हुआ उसकी क्या वजह रही? क्या ईयू के समझौते के बाद अमेरिका आगे आया? देखिए ये जो डील हुई है, ये जो जो आपने अमेरिकन बताया, डील। हाँ अमेरिकन डील हुई है, फायदा नुकसान ये अलग बात है, लेकिन जो मैसेजिंग होनी थी हमारी वर्ल्ड में, हमारा जो पाकिस्तान जो एकदम बाहें छोड़ के बोल रहा था कि नहीं अब हम अमेरिका के सच्चे दोस्त हैं, और भारत तो एकदम कोने में लगा दिया गया है, तो ये डील होने से ना वो बैलेंसिंग हुई हैं चीज़ें। चीन को भी समझ में आ गया है, ईयू से अच्छी एक डील हमने कर ली है, तो अब ईयू और अमेरिका के साथ हमारी एक अच्छी पार्टनरशिप डील रहेगी ट्रेड को लेके। तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें भारत का कद निश्चित तौर से बड़ा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, और इस डील का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा था, शेयर मार्केट ने जिस तरीके की जंप की वो अभूतपूर्व था। लंबे समय बाद लोगों ने पैसा बनाया और लगा कि भारत एक बड़ा बाजार है। भारत ने अपनी शर्तों पे की, मतलब बिल्कुल। भारत की बहुत सारी शर्तें मानी भी गई हैं, हालांकि जो मुख्य प्रो कॉन्स हैं वो तो आने वाले दिनों में लगातार होता है। कोई डील ऐसी नहीं होती कि एक बार में उसका नफे नुकसान पता लग जाए, और देखिए लंबे देखिए समय तक देखिए होता सर, रहता इस है। बात जब कोई डील की हम बात करते हैं तो दोनों ही पक्ष अपना विन विन पोजीशन में हाँ, रहते विन हैं। पोजीशन होते हैं। हमारा भारत के भी कुछ अच्छे हित हैं, तो और अमेरिका इसमें के भी कोई कुछ दो मत होंगे। नहीं कि अमेरिका बड़ा भाई है, हमको उसका उसकी उसकी अपर हैंड तो होगा ही, मगर इस सब के बावजूद भारत ने जिस तरीके से डील का जिंक्स तोड़ा, 50% का जो बैरियर था, जो पेनल्टी थी वो कम की, और उससे लग रहा है कि मोदी सरकार ने अपनी बातें, कुछ बहुत सारी बातें मनवाई। संजय भाई, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल एक ये स्थिति तो रही, उस पर सवाल भले ही खड़े करें इन्होंने लगातार विपक्ष ने कि कृषि क्षेत्र वाला मामला या बाकी चीज़ें हैं, या रूस से हम तेल क्यों खरीदें, आपका दबाव क्यों माने, तो इस तरीके से कि ये माना गया, लेकिन डील हुई, ये सही बात है कि डील हो, ये सब चाहते थे। वरना हम एक तरफ से कह रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और आपका मार्केट अगर अमेरिका से आपके संबंध खराब होते चले जा रहे हैं, और जिस तरीके से ट्रंप का बिहेवियर है, तो उस तरीके से तो फिर हमारे बड़े उद्योग क्षेत्र को, व्यापार क्षेत्र को बहुत बड़ा घाटा हो सकता था, क्योंकि हमारा उनके साथ में बहुत बड़ा व्यापार है। लाखों बिलियन का व्यापार हमारे यहाँ से होता है अमेरिका के साथ में। तो उस तरीके से डील बहुत अच्छी हुई वो, और बल्कि डील के अलावा भी, मतलब अमेरिका के मामले में जॉर्ज सोरोस वाला मुद्दा भी, जो विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं, और सत्ता पक्ष के लोगों ने आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी विदेश दौरों में जाते हैं तो जॉर्ज सोरोस के लोगों के संपर्क में रहते हैं, और जॉर्ज सोरोस जो है वो विभिन्न देशों में सरकारें गिराने का काम करते हैं, और हमारे भी भारत में भी वो ऐसा करने की कोशिशें करते हैं। और यह भी आरोप लगा कि इनके लोग जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के समय भी इनके संपर्क में थे, और वो फाइनेंस भी कर रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी असहज तो कर रही हैं विपक्ष को भी, और इस मुद्दे पे, दो मुद्दे पे सरकार की स्थिति मजबूत रही है। एक तो ट्रेड डील उन्होंने करा ली, और उसके, आप सही कह रहे हो कि उसके प्रोस एंड कॉन्स बाद में पता चलेंगे कि क्या उसका नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नुकसान में जाएंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतना बड़ा मार्केट इंडिया है कि हम लोग इतनी आसानी से, हमको इग्नोर करके दुनिया चल नहीं सकती अब। हाँ, बिल्कुल, मगर इस जो संसद का सत्र में, उसमें महिला सांसदों की भी एक अलग भूमिका रही। इस बार बड़ी महिला सांसद सब बड़ी कांग्रेस की खास तौर पे। और अभी देखिए, अभी ये बात चल रही है कि मोदी जी जो हैं बहुत जल्दी 33% आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं महिलाओं की, इस चुनाव के पहले, लोकसभा के। उसके पहले कांग्रेस की महिला सांसदों का इतना एक्टिव होना, और मुझे लगता है कि ये प्रियंका गांधी की जो एक स्ट्रेटेजी है वो कारगर हो रही है। कि प्रियंका गांधी लगातार इस चीज़ का प्रयास कर रही थी कि जब वो आए, क्योंकि राहुल तो चलो ठीक है, वो अपना एक सड़क पर उतर के एक सड़क के योद्धा की तरह राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कैसे सरकार को घेरना है, और ख़ास तौर पे महिला सांसदों का एक तरह से एकजुट होकर के और घेरना असहज कर सकता है किसी को भी। शायद यही कारण था कि ओम बिरला ने सोचा कि प्रधानमंत्री को कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस की और विपक्षी महिला सांसद घेर के और कहीं चूड़ी उड़ी भेंट करने लगे, कुछ होने लगे इस तरह की, जैसे इनको आशंका थी। तो इस बार महिला सांसदों ने ओम बिरला जो स्पीकर चैम्बर में है, जाके चेंबर में जाके काफ़ी हंगामा किया, जिसकी वीडियो भी बनी है और जो चल भी रही है सोशल मीडिया पे भी, बाकी जगह भी। और आरोप भी लगाया उन्होंने कि भाई इस तरीके से ये जो कर रहे हैं
ये राहुल करवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो महिला सांसदों का एक्टिव होना अच्छी बात भी है, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल बहुत सही। अच्छी बात है कि हमारी महिला सांसद जो हैं वो अब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में कि कंगना रनौत की तरह सिर्फ ड्रेस पहन के दिखा जो चाह और रही है। एक बात और हुई कि राहुल के साथ साथ अब पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट दिख रहा है। बिल्कुल एकजुट पहले दिखाई यहाँ वहाँ भागता था, टीएमसी अलग भागती थी, मगर ये समाजवादी पार्टी अलग भागती थी, मगर इस सत्र में, खासकर इस सत्र में सारा विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आगे आया और राहुल गांधी की लीडरशिप में, की अगुवाई में जो कुछ हुआ, तो इस बार का जो बजट सत्र था बहुत कई मायने में बहुत डिफेंसिव रही सरकार हाँ पूरी सर, तरीके से, और जो विपक्ष का काम होता है, विपक्ष ऑफेंसिव रहा। विपक्ष को बहुत दिनों बाद लोगों ने इस कदर मजबूती से देखा, अच्छे मुद्दे निकल के आए, और मुझे लगता है कि लगी संसद का सत्र चलता है तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। हंगामा अपनी जगह है, मगर ये सब लगातार होते रहना चाहिए। तो इस बार का बजट सत्र जो था, पहला पार्ट, होली के बाद फिर सेकंड पार्ट शुरू हो गया, वो कई मायने में याद रखा जाएगा। राहुल गांधी के भाषण, महिला सांसदों की सक्रियता और ट्रेड डील पे जो अच्छी बहस हुई उसके लिए। मुझे लगता है इस बार के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर एक नए मुद्दे पे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।